Wuhan, China, the source of the virus, that as far as we know. Whistleblower doctor who told the world about the coronavirus in Wuhan has died. Italy faces growing isolation. It's largely a financial squeeze. Even more severe restrictions on lockdown. If you look at today, which is an anti-lockdown protest, so what, is this all a big conspiracy theory? It's your conspiracy theory. People in Iran are panicking. He's got the virus. India has confirmed infections in the country has exceeded 2 million cases in the world. There is underreporting as far as COVID-19 deaths are concerned. There is no oxygen around. We need thousands more ventilators here in New York City. Patients are losing their lives. We don't have what we need. But the window of opportunity is narrowing. आपको आगाह करें, कराची में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया है। मुल्क में जिंदगी का मतलब बदल गया। एक नया वायरस था, इसके तमाम एस्पेक्ट्स जो थे वो नए थे। किस तरह फैलता है, क्या पॉलिसीज बनानी है। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी थे जो मुख्तलिफ ममालिक में स्ट्रैंडेड थे। हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल। वक्त ने कयामत की याद दिला दी। हमारी एक स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी थी जो IMF के प्रोग्राम में है, खास तौर पे जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी। वबा फैलती ही चली जा रही थी। ICUs का ताल्लुक हो या वेंटिलेटर्स का ताल्लुक हो, ऑलरेडी दे वर फिल्ड टू देयर कैपेसिटी। के बच्चे जो हैं जो रेगुलर तालीम हासिल कर रहे थे उनकी तालीम जो है वो खत्म हो गई। बेसरो सामानी का आलम था। ना उनके पास दिहाड़ियां थी, ना उनके पास कोई कमाई का जरिया था। बहुत ही टेंस वक्त था हमारे मुल्क के लिए। मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेडी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, इनके पास क्या वसाइल होंगे कि 2 हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। मैं अगर पूरा लॉकडाउन करता हूं, मेरे इन लोगों का क्या बनेगा? हिकमत और अकल का इस्तेमाल करें। सारी दुनिया कह रही थी कि लॉकडाउन कर दो, सब बंद कर दो, यही एक इसका हल है। तो शायद उस वक्त दुनिया में कोई और आवाज नहीं थी। वजीर आजम ने उस वक्त ये कहा कि मैंने सिर्फ लोगों की जान और सेहत की हिफाजत नहीं करनी, वो बिल्कुल करनी है, वो जाहिर है वो एक अवलीन तरजीह है, लेकिन वो इस तरीके से करनी है कि लोगों के रोजगार का नुकसान जो है वो भी कम से कम हो। सारा मुल्क लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ गरीब मजदूर हैं, वो बेरोजगार होंगे तो हम 2 चीजों का मुकाबला कर रहे होंगे, बीमारी का भी और मुफलिसी का भी। लेकिन उसके बावजूद जिस वक्त वबा यहाँ पर पहुंची और पहली पाकिस्तान के अंदर हलाकत भी हुई इस वबा से, तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि ये इतना बड़ा चैलेंज है, इससे इतने मुख्तलिफ शोबे असरअंदाज होंगे और पूरी मुल्क के ऊपर इसका असर आना है, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो एक मिनिस्ट्री इस काम को कर सके। इसीलिए एक NCC क्याम में आई जो वजीर आजम खुद उसको चेयर करते थे। उसके साथ साथ एक न्यूक्लियस की जरूरत थी जो इस पूरे एफर्ट को, इस पूरी जो मुकाबला करना था उसको मैनेज करे। वफाकी वजीर उसका हिस्सा थे, पॉलिसी लेवल डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला साजी के लिए, और सूबों के साथ मिल के रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। 27 मार्च सन 2020 को ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान NCOC को एस्टेब्लिश किया गया विद सीनियर फेडरल मिनिस्टर इन लीड और तमाम सिविल और मिलिट्री कंपोनेंट्स उनकी सपोर्ट के लिए। NCOC जो फंक्शन करती है, ये डेली बेसिस पे मॉर्निंग सेशन होते हैं जिसमें की स्टेक होल्डर्स हैं वो डेली शामिल होते हैं। पूरे पाकिस्तान से डाटा इकट्ठा होता है और तमाम कोविड इश्यूज को कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस किया जाता है और उनके ऊपर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की जाती है और फिर उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में प्रोविंसेस के साथ मिलकर और तमाम फेडरेटिंग यूनिट के साथ मिलकर उस पर एक्शन किया जाता है। और एक रोबस्ट मैकेनिज्म है मॉनिटरिंग का जिसके थ्रू जो डिसीजंस है उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जाता है। NCOC ने ना सिर्फ इधर सेशन किए बल्कि NCOC
NCOC نے ریچ آؤٹ کیا ٹو پروونسز اور ہر جگہ ہر فیڈریٹنگ یونٹ پہ جا کے NCOC نے فارمل سیشنز کیے. سنجیدگی کا احساس ہوا اور کتنا بڑا مسئلہ ہے کرونا اس کا احساس ہوا. کون سی SOPs ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے وہ احساس ہوا. ضرورت تھی اس وقت کیونکہ پروونس اپنے طور پہ تو پروونشل لیول تک ڈیسیشن لے سکتا تھا لیکن پورے ملک کے لیول پر ڈیسیشن میکنگ کی ضرورت تھی. NCOC نے اس میں ہماری بہتر رہنمائی کی. ویڈیو لنک کے اوپر جو ہماری بات چیت ہوتی تھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, میٹنگ بیٹھتے تھے, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے. وفاق اور صوبوں کا ایک کوہرنس جو بنا اس نے چیزوں کو ایک اچھی طرف لے گئے اور اس میں ایک اونرشپ بھی آئی. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق صوبہ بھر کے لیے جامع حکمت عملی وضع کی گئی. کافی کارآمد اور مفید وہ پلیٹ فارم بنا تاکہ اس میں بھی روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگز ہوتی تھی. جو ہمارے ایکسپیرینسز تھے وہ ہم NCOC کو بتاتے تھے. بڑے مؤثر طریقے سے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جو طریقہ کار اپنایا NCOC نے یہ فورم ہمیں مہیا کیا. میرا خیال ہے کہ آگے بھی ہم اسی کے مطابق چلتے رہیں گے. ایکسپیریمنٹ جو کیا گیا جو کامیاب بھی ثابت ہوا اور یہ شاید پاکستان میں پہلے ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. پہلے 100 دن مجھے یاد ہے جس دن ہوئے تھے اس دن وزیر اعظم بھی آئے تھے وہاں پہ, تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ 100 دن میں سے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی ہے یہ NCOC کی پوری ٹیم جو ہے. 100 میں سے 98 دن ہم لوگ بھی ملے تھے, ہفتے میں 7 دن ملتے تھے. صرف عید کے 2 دن ہم نے وہ میٹنگ نہیں کی تھی لیکن ان 2 دن بھی جو ہے NCOC کی ٹیم کام کر رہی تھی. NCOC اس راہ پر چل نکلا تھا جس کی منزل وبا کی شکست تھی. اس سفر کا پہلا سنگ میل چلتی ہوئی سانسوں کو چلتے رکھنا تھا. ابتدائی دور میں چیلنجز اور مشکلات تھیں کہ یہ ڈیزیز جو ایک اربن ڈیزیز ہے اس لیے اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ شہروں پہ پڑا کہ وہ تمام تر انفارمیشن اور ڈیٹا جو ایک جگہ میں ہمیں چاہیے تھا اس کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا. ہیومن ریسورس تھا, ان کی ٹریننگ تھی کہ یہ نہ ہو کہ بیڈز کم پڑ جائیں, یہ نہ ہو آکسیجن کم پڑ جائے, یہ نہ ہو وینٹیلیٹرز کم پڑ جائیں. جو پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کی کیپیسٹی وہ بھی محدود تھی. ہمارے پاس تو وہ ہیلتھ کیئر سسٹم ہی نہیں ہے. جب یورپ نہیں میچ کر سکے, امریکہ میچ نہیں کر سکا تو پاکستان تو بہت دور ہے. ہماری ہیلتھ فیسلٹیز کہیں کولیپس نہ کر جائے. ایک لیب تھی جو 45 ٹیسٹ ایک دن میں کر سکتی تھی. وہ اسلام آباد بھیجنے اور پھر واپس منگانا تقریباً ایک ٹیسٹ کے لیے ہفتہ. کوارڈینیشن جو تھی تمام صوبوں کے ساتھ تاکہ سب کو ہر کوئی ایک پیج پہ ہو, ایک ہی طریقے سے ایکشن کر رہا ہو, یہ بھی ایک چیلنج تھا. اس کا مقابلہ کرنے کا بھی یہی طریقہ تھا کہ یہ ساری جو قوت ہے اس کو یکجا کیا جائے اور وہی اس کا بنیادی رول تھا NCOC کا. لہذا اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے NCOC نے ہنگامی بنیادوں پر ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرنا تھا. پہلے مرحلے میں کووڈ-19 ٹیسٹنگ کو یقینی بنایا گیا. خالی ٹیسٹ کرنا نہیں, اس کے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں جس میں کوالٹی ایشورنس بھی بہت بڑا اسپیکٹ ہے. تھرو آؤٹ دا کنٹری ایسے کنٹرولز اور میکنزم شروع کیے جس سے ان سے کوالٹی ایشورڈ رزلٹ نکل سکے. اور اس وقت آل اکراس دا کنٹری 180 سے اوپر لیبز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو کٹس تھی وہ بھی ہمارے پاس بہت کم تعداد میں تھی. اس کو پورا کرنے کے لیے NCOC نے ایک اہم کردار ادا کیا اور ہمیں انیشل انہوں نے کٹس دی. وہ ٹیسٹ جو ہم کر سکیں ان کی تعداد سینکڑوں سے لے کر ہزاروں تک بعد میں پہنچ گئی. NCOC کی استعداد کار میں اضافے کے لیے جو چیز سب سے ضروری تھی وہ قابل بھروسہ معلومات کی فراہمی تھی جو IT کے شعبہ نے مہیا کی. ریسورسز مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے آن لائن اور براہ راست ملک بھر کے ہسپتالوں میں موجود سہولیات کی معلومات NCOC تک پہنچائی جاتی ہیں. سارے صوبوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ایک جگہ ہم اس ڈیٹا کو لانے کے قابل ہوئے. NCOC کوئی بھی تجویز دیتا تھا وہ سارا ڈیٹا سامنے رکھ کے دیا جاتا تھا جس ڈیٹا میں آپ کا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ دونوں شامل ہوتے تھے. اسی ڈیٹا کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں آکسیجن کی ضرورت کا بروقت اندازہ لگایا گیا. آکسیجن کی پیداوار کو 65% تک بڑھایا گیا. ڈریپ کی مدد سے کورونا سے متعلق ادویات کے حصول اور پیداوار میں بھی اضافہ کیا گیا. آج پاکستان میں کوئی میڈیسن جو کہ کووڈ ریلیٹڈ میڈیسن ہے وہ شارٹ نہیں ہے. NDMA کے تعاون سے ہنگامی بنیادوں پر بیرون ملک سے وینٹیلیٹرز درآمد کیے گئے. NRTC کے تعاون سے خراب وینٹیلیٹرز کو مرمت کے بعد قابل استعمال بنایا.
डिफेंस के जो इदारे हैं और हमारी जो मिनिस्ट्री के जो सिविल इंजीनियर्स, सिविल साइड के जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने मिल के बड़ा ज़बरदस्त काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेंटिलेटर्स भी अपने जो हैं फिर बना लिए। और बिलाखिर एनसीओसी की रहनुमाई में मुल्की सतह पर वेंटिलेटर्स तैयार किए जाने लगे। साथ साथ हमें चैलेंजेस थे इक्विपमेंट के, जो एनसीओसी और एनडीएमए की मदद से हमने उन चैलेंजेस को भी बड़े अच्छे तरीके से संभाला। पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी जो हमने कैपेसिटी को मैप किया, उनके अंदर ये तमाम जो सहूलियात हैं, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एनसीओसी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उनके साथ लिंकेजेस हमने बिल्ड किए। लेकिन साथ साथ जो हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन की फैसिलिटीज थी, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, वो स्कूल्स ले लिए, तो माइल्ड केसेस के लिए हमने उन स्कूलों को कन्वर्ट किया इनटू हॉस्पिटल फैसिलिटीज। मुल्क में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को पेश नजर रखते हुए टेम्परेरी फील्ड आइसोलेशन हॉस्पिटल्स और क्वारंटीन सेंटर्स का कयाम अमल में लाया गया। ये अस्पताल एनसीओसी के साथ कोलैबोरेशन में चलता रहा है कोविड के मरीजों की देखभाल के लिए। इसमें 250 बेड्स हैं। अगर ये कैपेसिटी ना क्रिएट होती इन द फर्स्ट वेव, तो ड्यूरिंग आवर थर्ड वेव वी वुड हैव फेस्ड सिमिलर सिचुएशन एज इंडिया फेस्ड इन देयर मैसिव सेकेंड वेव। जो हमने पिछले 1.25 साल के अंदर ये मेहनत की थी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसका आज हमें फायदा हुआ कि जब तीसरी वेव आई पेंडेमिक की, और उसकी वजह से तादाद मरीजों की जो अस्पतालों में आ रही थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन किसी फील्ड हॉस्पिटल का इस्तेमाल किए बगैर हम उन सारे मरीजों को अपने अस्पतालों में अकोमोडेट किया और उनका इलाज भी कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो मेडिकल कैपेसिटी उसको बढ़ाया। एनसीओसी का मुशाहिदा बता रहा था कि अस्पतालों में मरीजों का रश वबा को फैलने में मदद देगा, लिहाजा टेली हेल्थ का निजाम वज़ा किया गया, जिसके जरिए कोविड समेत हर तरह के मरीज घर बैठे एक फोन कॉल पर अपनी मर्ज के माहिर डॉक्टर से मशवरा कर सकते थे। NITB की मुआवनत से एक मोबाइल फोन ऐप तैयार की गई, जिसके जरिए आसानी के साथ ऐसे करीबी अस्पताल का पता लगाया जा सकता है जिसमें कोविड मरीज के लिए मतलूबा सहूलियात मौजूद हों। जून के महीने मुझे आज भी याद है कि हमें एक इमरजेंसी रिस्पॉन्डर की कॉल आई एट द एंड ऑफ द डे। आपकी ऐप को हमने यूज किया है आज सारा दिन, तकरीबन 120 लोगों की लाइव्स सेव की हैं कि उनको किसी वेंट की जरूरत थी, तो हम एक मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपकी ऐप यूज करते हुए नियरेस्ट हॉस्पिटल तक उनको ले गए जहां पे वो मास्क या वेंट अवेलेबल था। फिर एक और मरहला हेल्थ केयर स्टाफ की ट्रेनिंग का था कि टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट किट्स कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, कोरोना मरीज की निगहदाश्त कैसे करनी है, ऑक्सीजन की फराहमी को कैसे यकीनी बनाना है, और इस सब के साथ साथ हेल्थ केयर स्टाफ ने खुद को इस वबा से कैसे महफूज रखना है। ये सब किरदार हम सब ने अदा किया, लेकिन जाहिर है जो सबसे आगे खड़े होके इस वबा का मुकाबला कर रहे थे वो हमारे जो हेल्थ के वर्कर्स थे। उनमें से कई जो हैं बेचारे वो चल बसे, वो खुद इस वबा का शिकार हो गए और वो हमारे साथ नहीं रहे, तो खास तौर पे उनको तो सलूट जो है वो खुसूसी तौर पे करना चाहता हूँ। कुछ इस एफर्ट में ऐसी चीज़ें थीं जिसमें जिद्दत, टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल था जिसमें हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर मुहैया करनी शुरू कर दी, या कम से कम उनका आगाज़ हो गया जो पहले पाकिस्तान में मुहैया नहीं थी। एनसीओसी और शामिल इदारों की शबाना रोज मेहनत से कोरोना को शिकस्त देती हुई डूबती सांसें तो बहाल हो गईं, मगर बेरोजगारी के आंगन में धूप जैसी फैलती भूख को शिकस्त देना अभी बाकी था। जो तरीकेकार दुनिया अपना रही थी उसमें लोगों का रोजगार भी मुतासर हो रहा था, बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहा था, और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासर हुई, हमारी टैक्स और एक्सपेंडिचर जो है वो भी मुतासर हुए। सबसे अहम सीगा इसका वो ये था कि हम कैसे लोगों को इसकी जो सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसको कैसे बियर कराएं, उसको कैसे वो लोग इसको हैंडल कर सकें इस बीमारी के साथ साथ। जिस किसी को भी इस वक्त मुश्किल है, जिस किसी की मुलाजमत गई है, जिस किसी का रोजगार मुतासिर हुआ है, जिसको जरूरत है उसके हाथ में कैश पहुंच सके,
1,50,00,000 घरानों में हमने 12,000 रुपए, पाकिस्तान की तकरीबन आधे घराने जो हैं उनके हाथ में उस बहुत ही मुश्किल वक्त ये कैश पहुंचाया गया। 12,000 पूरा है। परेशान हाल लोगों के लिए ये एहसास किसी ताजा हवा के झोंके से कम न था, मगर मुल्की मईशत को जिस तूफान का सामना था उससे बचने के लिए एनसीओसी ने एक मरबूत हिकमत अमली तैयार की। हमने फूड सप्लाई और मेडिसिन की जितनी सप्लाई लाइंस थी और जितनी इंडस्ट्री थी और रिटेल थी उसको हमने फौरी तौर पे खोल दिया, और फिर उसके फौरन बाद ही, चंद हफ्तों बाद ही, 1-2 हफ्ते बाद हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलना शुरू किया, क्योंकि वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है हमारे डेली वेजेस का। और मैं समझता हूँ इन 2 इकदाम से हम बहुत बड़े एक नुकसान से बच गए इकोनॉमी के अंदर। लॉकडाउन बर्दाश्त करना पड़ा कुछ इंडस्ट्रीज को, तो हम मुख्तलिफ पैकेजेस सामने लेके आए कि वो अपनी लेबर फोर्स को रिटेन रखें। हमने पेरोल फाइनेंसिंग पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए स्टेट बैंक के साथ मिलकर। 250 अरब से ज्यादा जो है टैक्सेस की रिफंड की, कुछ 157 अरब रुपए के लोन्स मुअख्खर किए, 50 अरब रुपए छोटे जो कारखाने हैं उनके 3 माह का जो बिल था लॉकडाउन के बाद वो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किया। और इन सारी स्कीम से मिला के कोई 30 से 40 लाख से ज्यादा कारोबार जो थे पाकिस्तान में, ज्यादातर SMEs, उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। वबा के फैलाव में कमी होते ही तीसरे मरहले में SOPs पर सख्ती से अमल की शराइत पर तमाम कारोबार खोल दिए गए। पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो गई थी PPEs की। इनकरेज किया एक्सपोर्टर्स को कि वो रीओरिएंट करें। इंटरेस्ट रेट कम इसीलिए किया क्योंकि बाकी सारी दुनिया बंद थी, उसकी इंडस्ट्री और पाकिस्तान की इंडस्ट्री खुली थी, तो लोगों ने अपने आप को रीओरिएंट किया। NCOC उनका मेन मकसद था कि इंडस्ट्रीज के साथ सबके साथ ताउन करे कि पॉलिसीज बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉलिसीज के तहत अभी तो दुनिया भी रिकग्नाइज करे कि पाकिस्तान का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है। And when the government took extremely proactive and aggressive monetary, fiscal and indeed social steps to help cope with the fallout from the pandemic, the Pakistan Stock Exchange did not stop trading for even a single minute throughout the lockdown period, unlike some of the other regional exchanges that had to shut down. वज़ीर आज़म का विजन था ना, और उनके जहन के अंदर जो बिल्कुल एक क्लैरिटी थी कि मैंने अपने ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबका है जो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने उसके माशी जो नुकसान का है उसको भी कम से कम रखना है। ये एक बहुत अहम चीज़ थी जिसको हमेशा NCOC ने अपने तमाम जो हमने डिसीजन लिए, तमाम फैसले लिए, उसके अंदर हमेशा इसको बुनियादी तौर पे सामने रखा। सारी दुनिया के अंदर जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज़्यादा मुतासिर गरीब लोग हुए उस मुल्क के, जिस तरह अमेरिका में, जिस तरह ब्राज़ील में, जिस तरह हिंदुस्तान में। अमीर तरीन मुल्क के भी गरीब लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें उस मुश्किल वक्त से बचाया। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक NCOC ने सेहत और मईशत के उलझे हुए मामलात को अहसन तरीके से सुलझा लिया। इस सुलझाव के पीछे जो सोच और हिकमत अमली कार फरमा थी, जिसका मकसद ऐसा लाया अमल तैयार करना था जिससे वबा फैलने न पाए और मईशत सुकड़ने न पाए, वो है नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस। इसमें कुछ अहम नई चीज़ें हमने शामिल की, स्ट्रेटजीज बनाई जो दुनिया में इस वक्त मानी जाती हैं, जिनमें दुनिया उनको फॉलो कर रही है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड क्वारंटीन का TTQ का निज़ाम जो कहते हैं, वो हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी कंडीशन में मॉडिफाई करके टेक्नोलॉजी, बहुत हैवी उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। IDMS ने ऑनलाइन ऐसा निज़ाम वज़ा किया जिसके ज़रिए मुल्क भर के तमाम अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट की शरह, मरीजों की तादाद और अमवात की तादाद का डेटा बराह रास्त NCOC को फराहम किया। उन तमाम लोगों की निशानदेही की जा सके जिनका पिछले 7 दिन के अंदर कोविड पॉजिटिव केस से राब्ता हो, उन तमाम लोगों के टेस्ट किए जाएं और उनको क्वारंटीन किया जा सके। आज तक तकरीबन हमने 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ट्रेस और टेस्ट किया है, जिनमें से 3,60,000 अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तशखीस की जा चुकी है। स्मार्ट लॉकडाउन्स मुतारिफ करवाए गए। जितने भी लोगों के अंदर कोरोना वायरस की तशखीस होती है, हमारी टीम्स उन तमाम केसेस को रोजाना की बुनियाद पर जियो टैग करते हैं। यही वो डाटा है जो हमारी IT टीम्स हॉटस्पॉट्स मैप बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं।
NCOC की टीम्स रोजाना की बुनियाद पे इन हॉटस्पॉट्स मैप्स का तजिया करती हैं। NCOC की मुतारिफ करदा इस हिकमत अमली की मदद से बीमारी को बहुत तफसील और बारीक बीनी से जांचा गया और उसे सिर्फ मुतासिरा घरों तक महदूद कर दिया गया। उस वक्त एक बड़ी फजा थी कि लॉकडाउन ना किया जाए, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन भी मुतारफ कराया और हमारी आर्म फोर्सेस की एजेंसियों ने भी इस पे काम किया और जिस इलाके में इस वबा का जोर ज़्यादा पाया गया वहाँ ज़्यादा रुकावटें खड़ी की गई और जहाँ इसका ज़्यादा जोर नहीं था उस पर ज़्यादा पाबंदियाँ और वहाँ ज़्यादा आम आदमी के लिए दुश्वारियाँ नहीं पैदा की गई। और मतलब जो हमारे पास गरीब दिहाड़ीदार तबका था, अल्लाह पाक ने उनका भी रिज़्क चलाए रखा। मुकम्मल बंद हो जाता तो सब ये दिहाड़ीदार तबका किधर जाता। इवन हम माइक्रो लेवल तक है कि आप एक मोहल्ले को सिर्फ बंद कर दें ताकि पूरा बाकी दूसरा मोहल्ले को तकलीफ ना हो, हमने इस हद तक गए। एक वक्त में मुझे याद है कि पाकिस्तान की सिर्फ 7% आबादी को लॉकडाउन करके हम 45% के करीब तकरीबन जो केसेस थे, एक्टिव केसेस कोरोना के, उनको कंटेन करने में कामयाब हुए। वबा के उतार चढ़ाव और फैलाव के रुझानात का तज्जिया करने के बाद NCOC के मॉडलर्स आने वाले दिनों में वबा की सूरत हाल की पेशीन गोई करते हैं, जिनको बुनियाद बनाकर NCOC आइंदा का लाया अमल तैयार करता है। तमाम शोबाहाए जिंदगी के नुमाइंदा अरबाब इख्तियार की मुशावरत से SOPs तैयार किए गए। सूबाई हुकूमतों की इंतजामिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आर्मी की मदद से इन SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। हर स्टेक होल्डर को पूछा जाता था कि क्या समझते हैं कि जिससे बिजनेस भी चले और डिजीज को भी हम कंट्रोल कर सकें। हमें डेली बेसिस के ऊपर, हर हफ्ते के ऊपर बनी बनाई एग्जैक्ट SOPs NCOC की तरफ से मिलती थी, जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। इनडोर बंद किया रहा है, आउटडोर करते रहे हैं, फिर कभी पार्सल करते रहे हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की गैबी मदद से हमारा किचन चलता रहा। इंडिया में आप देख लें, उन्होंने नहीं किया, इस पे SOPs पे अमल नहीं किया, गवर्नमेंट के कहने पे नहीं चले, तो आज वो देख लें वो किन हालात में चल रही हैं। मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया, जिसकी मदद से बीमारी के हवाले से सूबों और तमाम इदारों की कारकर्दगी को जांचा जाता है और उन्हें रहनुमाई मुहैया की जाती है। एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि वबा हमारे बॉर्डर्स के रास्ते से मुल्क में दाखिल ना हो, लिहाजा बॉर्डर मैनेजमेंट की हिकमत अमली तैयार की गई। पाकिस्तान में जो 19 पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स, जिसमें ग्राउंड लेवल की जो बाउंड्रीज हैं या समंदर के जो रास्ते हैं, इनके अंदर हमने रीइंफोर्समेंट की और ऐसे SOPs डेवलप किए कि बाहर से कोई भी शख्स बगैर स्क्रीनिंग के और बगैर टेस्ट के पाकिस्तान में ना आ सके। जैसे जैसे ये वबा पाकिस्तान में इवॉल्व हुई और इसमें चैलेंजेस का इजाफा हुआ, उसी तरह हमने अपनी हिकमत अमली जो थी उसको भी इवॉल्व किया। NCOC उन ममालिक का भी तयन करता है जहां वबा खास हद से बढ़ रही हो और उन ममालिक से आमद व रफ्त को रोक दिया जाता है। सारा कुछ खोल दिया तो फिर जो यहाँ नुकसान होना था वो आज तक हम उसको मैनेज कर रहे होते। हमें ये मालूम था कि लोग उसमें कुछ एयरपोर्ट्स पे फंस गए। हर फैसला डेटा की बुनियाद पे, कौन कब कैसे आ सकता है, क्योंकि तब सारी स्पेशल फ्लाइट्स थी, आम जहाज तो चल नहीं रहे थे। अपने उन शहरियों को वतन वापस लाने के लिए खुसूसी परवाज़ों का एहतमाम किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी एक्सरसाइज लोगों को वापस लाने की गई, एक मरबूत हिकमत अमली बनाई और कामयाबी से लोगों को हम वापस लाए। रियासत को इस बात का भी इदराक है कि मजहब के साथ सब लोगों का एक नफ्सियाती और जज्बाती लगाव होता है, लिहाजा इबादत गाहों की बंदिश से हर मुमकिन इज्तनाब बरता गया। 20 नुकाती SOPs पे जो कि NCOC के हिदायत के मुताबिक थे और उलमा के मुशावरत के भी मुताबिक थे, उस पे उन्होंने कमिट किया। हाथों का धोना है और फासले पर खड़ा होना है। जब अगर आप उन पे एतमाद करते हैं और वो आप पे एतमाद कर जाते हैं तो इस मुल्क में कोई भी चीज़, कोई भी टारगेट अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। माह रमज़ान में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जहां मस्जिदों को SOPs के साथ खुला रखा गया था। NCOC की हिदायत के तहत पूरे पाकिस्तान के गुरुद्वारे SOPs के साथ खुले। लोगों ने आना कम कर दिया। होली, दिवाली, जन्माष्टमी, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन
عبادات کا اہتمام کیا. لوگوں نے گھر پر رہ کر اپنے خاندانوں کے ساتھ عبادات میں شمولیت اختیار کی. اقلیتوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں بھی مشاورت اور فیصلہ سازی میں شامل کیا جا رہا ہے. وبا کے اس دور میں ایک اور بڑا مسئلہ بچوں کی تعلیم کا تھا. اور امتحانات کا جو معاملہ ہے اس کو ہم نے اس پہ غور کیا اور اس کے اوپر ہم نے کچھ فیصلے کیے. امتحانات اگر نہیں ہوں گے تو بچوں کو پاس کیسے کیا جائے, سب کو ساتھ ملا کے ہم نے فیصلے کیے. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو امتحانات تھے ان کے بغیر ان کو مؤخر کیا, بلکہ کینسل کر دیا, اور وہاں پہ بچوں کو ایک متفقہ فیصلے سے پروموٹ کیا. EIMS ایک ایسا نظام ہے جو ملک بھر کے سکولوں میں اساتذہ اور طالب علموں کی تعداد سے NCOC کو آگاہ کرتا ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان سکولوں میں تعلیم کا مرحلہ وار سلسلہ کب اور کیسے شروع کیا جا سکتا ہے. NCOC اور حکومت کی ان تمام کاوشوں اور کامیابیوں کے باوجود ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ سفر جو 2020 میں کووڈ کے پہلے مریض کی شناخت سے NCOC نے شروع کیا تھا, اس کی منزل پاکستانی عوام کو اس وبا سے مکمل نجات دلانا ہے. ویکسین جو ہے اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ویکسین اویلیبلٹی, ویکسین ولنگنس اور ویکسین ایڈمنسٹریشن ٹو دی لارجر پبلک. پوری دنیا میں اس کی شارٹیج رہی, لیکن سبسیکوینٹلی پھر ہمیں ویکسین کی اویلیبلٹی سفیشینٹ کوانٹٹی ہمیں مل گئی. پوری کی پوری ویکسین کے مکمل ٹرائلز ادھر ہوئے, اپروول ادھر ہوئی, اور اس کو ایمرجنسی یوز آتھورائزیشن گرانٹ کی گئی. ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل وہاں ہم نے بھیجا, علماء کی اس کمیٹی نے اور کونسل نے, اس نے کہا کہ اس میں کوئی چیز قابل اعتراض اور حرام نہیں ہے. ویکسین ہیزیٹنسی اتنی نہیں پائی گئی جتنی باقی دنیا میں تھی. One of the most important preparations was to make sure to deploy our vaccines all across the country. This included cold chain maintenance, training, preparation. ہم نے اس کا IT سولوشن بنایا جس کو ہم NIMS کہتے ہیں, نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم. نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم پاکستان کا پہلا ڈیجیٹائز امیونائزیشن سسٹم ہے. بغیر انسانی مداخلت کے ایک فلی آٹومیٹڈ طریقے سے ہم ویکسینیشن کی رجسٹریشن سٹارٹ کر پائے. 1166 فری SMS سروس کے ذریعے تمام شہری ویکسین کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں, اور اس کے جواب میں ان کو قریبی ویکسینیشن سینٹر کا تعین کر دیا جاتا ہے جہاں سے جا کے وہ ویکسینیشن کا عمل مکمل کر سکتے ہیں. ہمیں فیوچر میں یہ ویکسین سرٹیفکیٹ ایشو کرنے پڑے تو یہ سسٹم وہ بھی کر سکے. اور پاکستان ان چند ممالک میں سے شامل ہے پوری دنیا میں جنہوں نے نہایت ہی کم وقت میں کووڈ ویکسین کا سرٹیفکیٹ لانچ کر دیا. تو ایک سٹیج یہ آئی کہ جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کا بڑھ رہا تھا ہمارے سینٹرز پہ آنا اور ویکسین کم ہو رہی تھی. NCOC کی میٹنگ بھی اسی طرح ہو رہی تھی. یہ پرابلم آ رہی ہے اور یہ ہمیں آج کے آج ہی سولوشن اس کا چاہیے, ویکسین اور چاہیے. تو یہ اتنا بہترین نان بیوروکریٹک طریقہ تھا کہ صبح 10 بجے ہم نے ایک چیز کا کہا اور شام کو 4:30 بجے 20,000 ویکسین وہ جو ہے ارینج کر کے اور ڈسپیچ کر دی گئی. پاکستان نے لوکلی ویکسین بنانے کی, جس کا ہم نے نام پاک ویک رکھا ہے, اس کی ایک صلاحیت حاصل کر لی ہے, اور ہماری اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً 30 لاکھ خوراکیں جو ہے وہ ایک منتھ میں ہم پروڈیوس کرنے کے قابل ہوں گی, جس کو آنے والے دنوں میں اور بڑھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. انشاءاللہ دسمبر 2021 تک 7 کروڑ پاکستانیوں کو ویکسینیٹ کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے, جسے حاصل کرنا NCOC کا عزم ہے. نجات کی منزل کے اس سفر میں NCOC کو عوام کا اعتماد اور ساتھ درکار تھا. لہذا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک مربوط میڈیا پالیسی تیار کی گئی, جس کا مقصد حکومتی سفارشات, SOPs اور وبا کی بدلتی ہوئی صورتحال کی آگاہی پہنچانا تھا, تاکہ حکومت اور عوام مل کر اس وبا کا مقابلہ کر سکیں. covid.gov.pk ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو عام عوام کو ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال سے متعلق تمام معلومات اور SOPs کی آگاہی فراہم کرتی ہے. ریڈیو, ٹیلی ویژن,
پرائیویٹ چینلز، پرنٹ میڈیا، سب نے اس سارے SOPs کی تشہیر کی اور ایک ایسی آگاہی پیدا کی عوام میں جس میں کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھ سکیں اور جو کاروباری زندگی ہے وہ بھی ایک محدود طریقے سے لیکن چلتا رہے. اس کی اتنی پبلسٹی کی جاتی تھی کہ ایڈمنسٹریشن کو اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی بہت زیادہ امپیڈمنٹس نہیں آتے تھے، اور ہمیں بھی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا کہ ہم بار بار کسٹمر کو بولے کہ آپ ماسک پہنیں، سینیٹائز کریں. پبلک میڈیا کے تھرو اتنا آ گیا تھا کہ لوگ کووڈ کی جتنے بھی SOPs تھی اس کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. پاکستانی میڈیا کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ان حالات میں بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. میڈیا کی مدد سے NCOC اور عوام کے درمیان خلوص کا رشتہ استوار ہوا ہے. Compared to say a rich country, Pakistan had a pretty bad peak in Karachi, but now they look like Europe. Those numbers have come down. اور آج مجھے خوشی ہے بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن WHO ایکنالج کر رہی ہیں، پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کی تعریف ہو رہی ہے. Leadership has been strong in setting a vision, in mobilizing partners and resources to effectively respond to the pandemic. Pakistan classified as one of the best countries in the world that responded effectively to the pandemic, COVID-19 pandemic. میں شکر گزار ہوں خاص طور پہ چین کا. 亲自领导 NCOC 的工作。NCOC روزانہ کی بنیاد پہ کووڈ-19 کا ڈیٹا شیئر کرتا ہے جو شفافیت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ وبا کے پھیلاؤ کی سخت نگرانی اور حفاظتی اقدامات پہ عمل درآمد کو یقینی بناتا ہے. 操作流程在中国抗击疫情的 جب چائنا اپنے مشکل حالات میں سے گزر رہا تھا تو پاکستان پورے جذبے سے چائنا کے شانہ بشانہ کھڑا رہا، اور اب جب پاکستان میں کووڈ نے زور پکڑا تو نہ صرف چائنا کی حکومت بلکہ افواج، کاروباری اور فلاحی تنظیمیں سب مل کر پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ دوست وہی جو مشکل میں کام آئے. 可谓危难时刻显真情。 I really appreciate the great effort done by NCOC. Both of us, UAE and Pakistan, work closely from the beginning, and I'm really happy to note that we successfully passed the third wave of coronavirus, and inshallah in the nearly future we will work more closely with each other to pass this very difficult time. I personally wrote a report about how NCOC functioned, how NCOC is effective in fighting against the COVID-19 back to Tokyo, so that the Japanese government also gets some lessons from the example of the NCOC. First of all, I should thank NCOC and Pakistani authorities. The struggle, the fight against COVID in this country is remarkable and very successful. Because of their efforts, I myself feel quite secure and safe in Pakistan with regard to the pandemic. I have personally witnessed how our two countries are working together to prevent and relieve suffering. For more than a year, the United States has stood with Pakistan in its fight against COVID-19, and we will continue to do so. کووڈ کے خلاف جنگ میں پاکستان سربلند اور سرخرو ہونے کی طرف گامزن ہے. دنیا ہمیں ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے. پاکستان کی کامیابیوں کا پورے عالم میں چرچا ہے، مگر ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. وقت گواہی دیتا ہے. جب سب گلیاں سنسان ہوئی تھی، جب سب آنکھیں ویران ہوئی تھی، امید نہ کوئی ایک رہی تھی.
दुनिया तुमको देख रही थी। जब दुख के बादल छाए थे, ये वक्त गवाही देता है, तुम आए थे। पाकिस्तानी कौम ने रिस्पॉन्ड भी किया, पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। हमने कोविड का मुकाबला किया, जबकि बराबर के ममालिक के अंदर लाखों अफराद इससे मुतासर हुए। इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट हमें उसने एक अच्छे रिजल्ट दिए, बल्कि इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में और बहुत सी चीज़ों में ये नेशनल इंटीग्रेशन की जो एक आला मिसाल NCOC ने कायम की, वो इंशाल्लाह बहुत आगे हमारे उसमें काम आएगी। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पूरी रियासत की जो ताकत है वो वहाँ पर जमा हो गई और उसने फिर इस वबा का मुकाबला किया। यकजहती जिसमें ना लसानी चीज़ों को जहन में रखा गया, ना सियासी चीज़ों को जहन में रखा गया, ना इलाकाई चीज़ों को जहन में रखा गया। कायदे आज़म ने कहा था कि इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, इन तीन चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए हम आजमाइशों का मुकाबला पहले भी करते रहें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और हर आजमाइश के अंदर हम खैरात और यकजहती का मुजाहरा करते रहेंगे तो कोई आजमाइश हमारे लिए बड़ी नहीं होगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आजमाइशों से भी हम बचे रहें, मगर बाहर सूरत कोई आजमाइश आएगी तो हम तैयार हैं। कोरोना का ये जो वेव है ये सबसे खतरनाक है। आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। देख रहा हूं कि लोग, क्योंकि अल्लाह ने हमें बचा लिया था, लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, बाहर पब्लिक जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं कर रहा। और उसका बड़ा खतरनाक हो सकता है कि अगर ये फैल गया, हम तो अभी तक अपने लोगों को बचा रहे हैं, हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद कर रहे, हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ताकि ये वेव तेजी से ना फैले। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। तो मैं सिर्फ आपसे आज अपने मुल्क की खातिर, अपने आप के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खास ताकीद करता हूं कि ये जो सबसे आसान चीज है, मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। जिधर आप जाएं, खास तौर पे बंद कमरों में मास्क पहने, बसेस में बैठे, गाड़ियों में बैठे, जिधर भी पब्लिक हो मास्क जरूर पहने। इंसानों से तो सब लड़ते हैं, मगर अनदेखे दुश्मन से लड़कर तुम हमें महफूज बना रहे हो। कोविड का मुकाबला कैसे करना है, एहतियात के साथ कैसे जिंदगी बसर करनी है, ये तुमने हमें सिखाया है। अद्वियात से लेके वैक्सीन की फ्राहमी तक तुमने दिहाड़ीदार मजदूरों का ख्याल रखा है। तुम्हारी हर काविश पर पूरी कौम तुम्हारी शुक्रगुजार है। तुम दम तोड़ती सांसों को फिर से बहाल कर रहे हो। वबा के मुश्किल दिनों में तुम हमारी जिंदगी की जमानत बन गए हो। अपनी जान खतरे में डालकर जिंदगी बचाना, ये हुनर कोई तुमसे सीखे। इस वबा के खिलाफ तुम्हारा इत्तेहाद पाकिस्तान का इत्तेहाद है। तुम्हारा शुक्रिया।